सो हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लो सब्सक्राइब और पास में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस आई जाएंगी वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 10th क्लास का जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा एसएसटी के अंदर कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये हिस्ट्री का पोर्शन, तो सोच रही हूँ सबसे पहले हिस्ट्री का ही पोर्शन उठा लें। तो हिस्ट्री के अंदर आपने ब्लूप्रिंट देखे तो सबसे ज्यादा मार्किंग का एक चैप्टर रहता है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, हिस्ट्री के पोर्शन के अंदर। क्योंकि एक्चुअली अब एनसीईआरटी सारा सिलेबस हो चुका है तो सभी की ऑल ओवर इंडिया सेम बुक्स हैं। तो एनसीईआरटी का आपने जो चैप्टर करे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, मैं दोनों ही लैंग्वेज में ये करवाऊंगी चैप्टर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ताकि जो पहले मैंने चैप्टर हिस्ट्री के डाले थे 9th क्लास के, तो उसमें बच्चों को बेसिकली प्रॉब्लम आई थी कि इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी की इतनी बेसिक टर्म समझ नहीं आ रही थी। तो काफी कमेंट्स आए और बाद में भी मुझे कहा गया कि मैम इंग्लिश में भी आप टर्म बता दो। तो अब जो अपन चैप्टर करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर अपन करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में क्या रहेगा, सबसे पहला खिलाफत मूवमेंट के बारे में आएगा। जो अली ब्रदर्स, अली बंधु जो थे, अली ब्रदर्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था और गांधी जी का बीच में सहयोग लिया गया था। इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे लेसन के अंदर हम गांधी जी ने जो सत्याग्रह किए, अलग अलग मूवमेंट किए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबे मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन आया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये जो मूवमेंट आए थे इन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। बेसिकली इसके अंदर एक दांडी मार्च के बारे में भी बताया गया, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह जो किया था गांधी जी ने। हर मूवमेंट से पहले कुछ कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस हुई हैं, उनके बारे में भी इस लेसन के अंदर बताया गया, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए, उन्होंने जो सत्याग्रह किए, ये सत्याग्रह टर्म क्या मीनिंग है इसका, ये कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में हमने स्टडी करनी है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में ही इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लास्ट में इस चैप्टर के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन जो है, कंट्री को फ्री जब करवाया गया, तो वो जो मूवमेंट चलाया गया, उसके बाद भारत के अंदर राष्ट्रीयता का क्या एजेंडा रहा, भारत के अंदर राष्ट्रीयता कैसी रही, कुछ पेंटिंग्स बनाई गई, कुछ स्टैचूज बनाए गए, तो उसके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर थोड़ा बताया गया है। हमारा जो फ्लैग है, जो तिरंगा है, उसके बारे में बताया गया। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ये सारी हिस्ट्री को करेंगे। भारत का सत्याग्रह से लेकर भारत के खिलाफत में, भारत के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो खलीफा पद जो मोहम्मडन्स का था उसको थोड़ा हटा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर के द्वारा, तो उसके लिए खिलाफत मूवमेंट हुआ। उसके बाद सत्याग्रह हुए छोटे छोटे, कहीं गुजरात में, कहीं अहमदाबाद में, उसके बारे में है। दांडी मार्च है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबे मूवमेंट है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चैप्टर पर चलते हैं। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म, सबसे पहले हमें टर्म पता होने चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का होना, अपने राष्ट्र के प्रति एक अपनत्व की भावना आना, एक अपनापन आना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो हम भारत के प्रति पढ़ रहे हैं। हमने 9th क्लास के अंदर फ्रांस की क्रांति देखी थी, हिटलर और नाजीवाद खूब देखा था हमने। तो वहां पर यूरोप के प्रति था, एशिया का हम देखें तो भारत के अंदर क्या आ रहा है, हमने फ्रांस का पढ़ लिया, अमेरिका का पढ़ लिया, सब जगह का पढ़ लिया। लेकिन हम जिस कंट्री में रहते हैं, अब भारत की बात करते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद, भारत के अंदर राष्ट्रवाद की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी तो भारत का भी एक इम्पोर्टेंट रोल था उसमें, क्योंकि भारत पर जो ब्रिटिशर थे उनका यहाँ पर हमारे ऊपर शासन था, उनकी डिक्टेटरशिप चल रही थी हमारे ऊपर। तो ऑब्वियसली अगर वो कंट्री
उसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर है, तो भारत पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, भारत पर भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो भारत के अंदर क्या सिचुएशन थी उस टाइम, उसके बारे में हमें पता होगा, तो हम यहाँ के मूवमेंट जो भी आंदोलन हुए उसके बारे में पढ़ पाएंगे। तो उस समय की सिचुएशन क्या थी? द वॉर क्रिएटेड टू द न्यू इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन। ये जो वॉर थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, उसने भारत के अंदर एक तो आर्थिक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, क्योंकि पैसा भारत का बहुत लग रहा था, क्योंकि भारत से ही पैसा ब्रिटिशर लेकर जा रहे थे, और जो वहां की जो राजनीतिक कंडीशन थी, पॉलिटिकल कंडीशन थी, उसको भी इफेक्ट किया। सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, प्रथम विश्व युद्ध था, उसके अंदर भारत की आर्थिक और जो राजनीतिक कंडीशन थी वो डैमेज हो गई। सेकेंडली, इंक्रीज द प्राइजेस। जो प्राइजेस थे, जो मूल्य थे, वो इंक्रीज हो गए, बढ़ने लगे। जो मूल्य थे उनके अंदर बढ़ोतरी होने लगी। बढ़ोतरी क्यों होगी? क्योंकि भारत के अंदर उस चीज की कमी हो जाएगी, तो कमी होगी तो ऑब्वियसली चीजों के जो प्राइजेस होंगे वो इंक्रीज होने लग जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे। अपने देखे तो डबल हो गए थे प्राइजेस बिटवीन द 1913 से लेकर 1918 के बीच जो प्राइजेस थे, जो मूल्य थे, वो 2 गुना हो गए थे, डबल हो गए थे। अब लेकिन इनकम रिसोर्स नहीं बढ़ रहे थे, प्राइजेस उन चीजों के डबल हो रहे थे जिनके पास चीजें अवेलेबल है। जैसे आज एक एग्जांपल लें, मार्केट के अंदर अब ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, तो चीजें बहुत ज्यादा महंगी मिल रही हैं हमें, क्योंकि इजीली अवेलेबल, कमी है उनकी मार्केट के अंदर। और जैसे ही किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो उसके जो प्राइजेस हैं वो अपने आप अप होने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड जब बढ़ जाती है तो सप्लाई अगर लिमिटेड है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो जो डाटा हमारे पास है तो हम उसके प्राइसेस ज्यादा हम देकर भी वो चीज हम अपनी जरूरत की चीज को हम लेते हैं। तो उस टाइम भी यही कंडीशन हो रही थी, जो प्राइजेस थे वो डबल हो गए थे, और जो कॉमन मैन था, सामान्य आदमी है, सामान्य जनता है, वो उन चीजों को खरीद नहीं पा रही थी। ये तो चीजें हुई, लेकिन तभी वहां पर क्या किया जाता, सोल्जर्स की जो सप्लाई थी वो भी भारत से ही अवेलेबल कर रहे थे, जिसको यहाँ पर तो हम इंग्लिश में देखें तो फोर्स रिक्वायरमेंट जो थी, जबरन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जबरन भर्ती की जा रही थी। मतलब वहां के जो युवा पीढ़ी थी, मतलब कह सकते हैं जो यंग जनरेशन थी, उनको जबरन फोर्स के अंदर भर्ती किया जा रहा था कि आपको फोर्स के अंदर आना ही पड़ेगा, और इंग्लैंड के लिए आपको वॉर के अंदर आपको अपना पार्टिसिपेशन देना ही पड़ेगा जबरदस्ती, जिसकी वजह से वहां के जो भारत के जो गांव के लोग थे, विलेजर्स थे, कहीं ना कहीं वो काफी गुस्से में आ गए थे, काफी नाराज हो गए थे। देखो, ये कंडीशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारत के अंदर ये कंडीशन हुई। गांधी जी जब भारत के अंदर आएंगे, सत्याग्रह करेंगे, तो यूं ही तो लोग गांधी जी के पीछे नहीं हो जाएंगे ना। भारत के लोग भी परेशान हुए पड़े थे उस टाइम, किसी रीजन की वजह से। सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से भारत के अंदर जो इंग्लैंड के ब्रिटिशर की वजह से जो कंडीशन आ गई थी, वहां पर भूखमरी आ गई थी भारत के अंदर प्राइसेस इंक्रीजेस हो रहे थे, और भारत के अंदर फोर्स जो चाहिए थी, जो रिक्वायरमेंट थी, उनको जबरदस्ती फोर्स भर्ती किया जा रहा था, जबरन भर्ती कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रखे थे। और क्या हुआ वहां पर 1918 और 19 से लेकर अपन बात करें 1921 के अंदर, जो भारत के अंदर क्रॉप का जो प्रोडक्शन था, जो फसलें थी, कहीं ना कहीं वो फेल हो गई थी। जो फसलें थी वो उनमें घाटा लग गया था। भारत के अधिकांश जो एरिया हैं उनके अंदर फसलों के अंदर घाटा लग गया था, क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से इस तरह का हो रहा था। मौसम की भी देखो, जहां पर प्रॉब्लम आए तो और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन तो बुरी थी, राजनीतिक आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब थी। उसके बाद मूल्यों के अंदर बढ़ोतरी होने लगी, कहीं ना कहीं डबल कर दिए गए 1918 तक। जबरन फिर लोगों की भर्ती की जाने लगी, उनको फोर्स किया जाता था कि आपको सेना के अंदर भर्ती होना ही पड़ेगा। 1921 तक आते आते जो यहाँ पर जो फार्मर थे, क्योंकि एग्रीकल्चर भारत का आज भी 75% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है हमारे,
तो उस टाइम भी एग्रीकल्चर ही वहां का एक बिजनेस था, कहीं ना कहीं जो फर्स्ट सेक्टर था वही उनके ऊपर ही डिपेंड थे। तो 1918 से लेकर 21 तक जो फसलें थी वो भी खराब हो गई, जिसकी वजह से और ज्यादा गरीबी आ गई भारत के अंदर, और ज्यादा लोग परेशान होने लगे। इतना काफी नहीं था, तभी जैसे अब एक कोरोना नाम की एक महामारी चल रही है, बड़ा लॉस हो रहा है लोगों को, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो रही है, हमारी पॉलिटिकल कंडीशन खराब हो रही है। तो उस समय भी तभी उसी टाइम पीरियड के अंदर भारत के अंदर एक महामारी फैल गई, लाइक प्लेग। तो वो बीमारी फैलने के कारण काफी लोग, हालांकि अपने गवर्नमेंट का डाटा देखें तो माना जाता है कि 13 to 14 मिलियन 13 से 14 मिलियन जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई। एक डाटा बताता है हमें, एक सर्वे बताता है, गवर्नमेंट का सर्वे, लेकिन रियलिटी में इससे कुछ हमारे को जो सर्वे बताता है वो और जो रियल सिचुएशन होती है वो अलग होती है। तो जिस तरह अब ये इतना बड़ा महामारी है, तो उस समय भी एक महामारी फैल गई थी पूरे कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ये कंडीशन भारत की हो गई थी। और तभी इसी टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि भारत उस टाइम, आज तो पाकिस्तान और भारत अलग अलग है, उस टाइम एक ही कंट्री थी ये। तो भारत में उस टाइम सभी कम्युनिटी के लोग आज भी रहते हैं, सभी कम्युनिटी के लोग, लेकिन पाकिस्तान अलग नहीं था उस समय। भारत लोग थे, उनका एक पद था खलीफा, जिसको माना जाता है खलीफा, जिसका जो पद का नाम था वो खलीफा पद था, वो समाप्त कर दिया गया था। अंग्रेजों ने उस पद को समाप्त कर, क्योंकि लोग उन्हें ही अपना गॉड मानते थे। जो मोहम्मदन कम्युनिटी के लोग थे वो उन्हें अपना भगवान मानते थे। तो गांधी जी जब आए उससे पहले ये सारी भूमिका भारत में तैयार हो चुकी थी। गांधी जी ने इस चीज का कहीं ना कहीं अपने मूवमेंट के अंदर अच्छा फायदा उठाया और लोगों को अपने साथ ले चले। तो खलीफा पद समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो भी नाराज थे, भारत के किसान भी नाराज थे, क्योंकि फसलें खराब हो चुकी थी। भारत की आम जनता भी काफी परेशान थी, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी महामारी फैल चुकी थी, सब परेशान थे। दूसरा, लोगों को जबरन फोर्स किया जाता था कि आपको ये चीजें, आपको सेना के अंदर आना ही पड़ेगा। तो ये सारे रीजन हुए भारत के अंदर, कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुए उनकी एक भूमिका बना दी इन्होंने, एक रोल, एक बेस तैयार कर दिया इस कंडीशन ने भारत की। तो ये जो डाटा है आप नोट कर लो, अगर कुछ नोट करना हो तो। एक बार मैं साइड में हो जाती हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गांधी जी जब भारत में आए, गांधी जी अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सिस्टम चल ही रहा था, क्योंकि भारत के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका था मूवमेंट के लिए, बस एक लीडर की कमी थी। वो लीडर गांधी जी बनकर आए। तो गांधी जी ने सबसे पहले एक आइडिया दिया, आइडिया ऑफ द सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है उसके बारे में गांधी जी ने बताया कि अगर हम सत्याग्रह करें तो ये एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा औजार है, एक ऐसा हमारे पास शस्त्र है जिसके द्वारा हम पूरी कंट्री को यूनिटी के अंदर साथ लेकर जा सकते हैं और आगे बढ़ाकर इस कंट्री को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। तो गांधी जी ने एक आइडिया दिया, सत्याग्रह का एक विचार दिया। सत्याग्रह, सबसे पहले तो गांधी जी की अपने बात करें तो महात्मा गांधी रिटर्न टू द 1915 जैन 1915 के अंदर गांधी जी वापस इंडिया के अंदर आ गए। सभी को पता है, हम छोटे होते गांधी जी का लेख जब हम लिखते थे, ऐसे लिखते हैं, तो उसके अंदर की 1915 के अंदर दक्षिणी अफ्रीका से अपनी वकालत को पूरा करके गांधी जी भारत में वापस आ गए थे। इसी वजह से प्रवासी दिवस भी हम मनाते हैं। ये मैटर नहीं करता इस लेसन के अकॉर्डिंग, ये बेसिकली ऐसे बताया आपको। तो गांधी जी 1915 के अंदर इंडिया के अंदर वापस उनकी वापसी हो गई थी। तो गांधी जी ने एक आइडिया दिया, सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है? द पावर ऑफ द ट्रुथ, सत्य की शक्ति, सत्य की शक्ति, पावर ऑफ द ट्रुथ। ट्रुथ के अंदर एक ऐसी पावर है जिसके द्वारा हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। स्टार्टिंग में किसी को समझ नहीं आया कि सत्य की शक्ति, क्या सच बोलने से सब कुछ सेटअप हो जाएगा? क्या ये जो ब्रिटिशर हमारे ऊपर कर रहे हैं, क्या सब कुछ सेटअप हो जाएगा?
कुछ समझ नहीं आया लोगों को, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने इस सत्याग्रह को कि सत्याग्रह क्या है। इट्स नॉट ए फिजिकली फोर्स, ये किसी को फिजिकली फोर्स नहीं करना है, मतलब शारीरिक बल यहाँ पर काम नहीं करेगा, शारीरिक बल की यहाँ पर कहीं भी बात नहीं कहेगी, फिजिकली फोर्स की कहीं पर बात नहीं कहेगी। विदाउट गोइंग टू द एग्रेसिव, बिना एग्रेसिव हुए, बिना आक्रामक हुए हम सत्याग्रह के द्वारा बैटल को, एक वॉर को, हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम है उसको जीत सकते हैं। विन द बैटल थ्रू टू द नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के द्वारा, जिसको बोलते हैं अहिंसा। तो गांधी जी कहते थे कि सत्य के अंदर ऐसी पावर है, सत्याग्रह क्या है, जिसके अंदर शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया जाए और बिना शारीरिक बल के प्रयोग हम अपनी बात को इस तरह रखें विद अहिंसा, विद नॉन वायलेंस, अहिंसा के माध्यम से, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना आक्रोश अपने अंदर उत्पन्न किए हुए, बिना आक्रामक होते हुए, बिना शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए हम शांति से अपनी बात सामने वाले को कहें और तब तक कहते रहें जब तक वो सामने वाला मान ना ले, तब तक हमारी बात से सहमत ना हो जाए। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का ये कॉन्सेप्ट दिया। बाय दिस स्ट्रगल महात्मा गांधी वॉन द कंट्री, महात्मा गांधी दैट द धर्म ऑफ द नॉन वायलेंस कुड यूनिट ऑल इंडियंस, मतलब धर्म, गांधी जी कहते थे कि यही हमारा धर्म है। यहाँ पर गांधी जी ने धर्म के बारे में बताया कि धर्म क्या है, कि पावर ऑफ द ट्रुथ, यही हमारा धर्म है। गांधी जी ने इसको, एक सत्याग्रह को एक धर्म के रूप में, अहिंसा परमो धर्मो, गांधी जी ने अपनी टर्म भी दी थी। हम कई बार सुनते हैं, हमारे स्कूल्स के अंदर लिखी होती है, लिखा होता है ये अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा है वही हमारा परम धर्म है, नॉन वायलेंस जो है वही हमारा धर्म है। मतलब यहाँ पर धर्म किसी कम्युनिटी को लेकर नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी कम्युनिटी को लेकर नहीं बताया गया। गांधी जी धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे? अहिंसा नाम के धर्म को मानते थे कि एक ऐसा सनातन धर्म है जिसके द्वारा बिना किसी को दुख दिए यदि हम किसी का भला कर रहे हैं, मतलब किसी को भी हार्म नहीं करना। अहिंसा वो एक तरह का है कि किसी को हार्म किए बिना ही हम अपना काम कर ले, तो वो है अहिंसा। तो गांधी जी इसी धर्म के पुजारी थे, इसी धर्म को मानते थे। स्टार्टिंग में बात करें तो गांधी जी ने 3 सत्याग्रह स्टार्ट किए 1917 के अंदर, 1917 में और 1918 के अंदर। गांधी जी के बेसिकली अपने बात करें तो 3 उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किए। सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो 1917 के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया गांधी जी ने भारत के अंदर आकर। तो सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने चंपारण बिहार, चंपारण की बात करें तो ये चंपारण बिहार के अंदर सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया, जो प्लांटेशन सिस्टम था उसके खिलाफ किया गया, क्योंकि वहां पर इंडिगो की क्रॉप की जाती थी, नील की खेती की जाती थी, जिसकी वजह से जो वहां की जो लैंड है उसके अंदर फर्टिलिटी कम हो जा रही, उसका जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता था। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने, इस प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ चंपारण बिहार के अंदर सबसे पहला सत्याग्रह अपना स्टार्ट किया। दूसरा भी उन्होंने सत्याग्रह, हालांकि यहाँ पर सक्सेसफुल हो गए थे गांधी जी, और वहां प्लांटेशन सिस्टम को चेंज कर दिया गया था। किसान खेती कर सकते थे अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू द, जहां पर उन्हें प्रॉफिट होता था। सेकंड उन्होंने किया कि खेड़ा गुजरात के अंदर 1917 के अंदर भी उन्होंने कहा किया, खेड़ा गुजरात के अंदर उनका सेकंड सत्याग्रह स्टार्ट किया उन्होंने। ये जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जो प्लेग नाम की एक महामारी की हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बात की थी कि 1917 के अंदर 21 तक इस बीमारी का इफेक्ट रहा। ये काफी बड़ी एपिडेमिक, जैसे अभी कोरोना चल रही है इसी तरह की बीमारी उस टाइम फैल गई थी। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने ये मूवमेंट किया था, क्योंकि उस टाइम लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था, लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने ये अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया कि लोगों को टैक्स से छूट दी जाए। अभी लोगों के पास इनकम रिसोर्स ही नहीं है, सभी जगह बंद है, तो कैसे लोग टैक्स पे करेंगे। जैसे अभी अपन देखते हैं कि सभी जगह मार्केट कुछ टाइम के लिए खुल रहा है, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, लोगों के इनकम रिसोर्स नहीं है। जितना काम पूरे दिन में होना चाहिए वो 2-3 घंटे मार्केट खुलने से वो इनकम रिसोर्स नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से उस समय भी यही कुछ कंडीशन था। तो 1917 के अंदर खेड़ा गुजरात के अंदर गांधी जी ने
ये सत्याग्रह किया। तीसरा सत्याग्रह किया उन्होंने 1918 के अंदर, वो अहमदाबाद गुजरात में भी, ये भी गुजरात में ही किया इन्होंने। ये जो किया था, कॉटन मिल वर्कर्स थे, उनके बोनस से रिलेटेड इश्यू आ रहे थे, जिसकी वजह से ये मूवमेंट गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया। तो 1918 के अंदर गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया। ये 3 सत्याग्रह जो गांधी जी ने किए, तीनों के अंदर गांधी जी को सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं जो लोग थे वो इस सत्याग्रह के ये जो कॉन्सेप्ट था इससे काफी प्रभावित हुए और गांधी जी का साथ देने के लिए तैयार हुए। ये जो पूरा मूवमेंट चला, सत्याग्रह 3 जो उन्होंने सत्याग्रह किए गांधी जी ने, छोटे छोटे और भी सत्याग्रह, लेकिन 3 बेसिकली हैं। हमारी 10th क्लास की हम बुक में देखें तो ये 3 सत्याग्रह के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो अपने स्टडी बेस पर देखें तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन अटेंड होता है लेसन के अंदर कि सत्याग्रह क्या है, क्या कंसेप्ट है, कौन लेकर आया, सत्याग्रह कहाँ कहाँ हुए। तो बेसिक पहला जो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है वो है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह गांधी जी का कंसेप्ट है, गांधी जी लेकर आए। 1915 के अंदर गांधी जी भारत के अंदर जब आए तो उस सत्याग्रह के कंसेप्ट को लेकर आए, पावर ऑफ द ट्रुथ। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में भी सत्याग्रह किए, जिसकी वजह से उन्हें सम्मानित भी किया गया था, वहां पर भी उन्हें सफलता मिली थी। तो उसी कंसेप्ट को गांधी जी ने यहाँ की कंडीशन देखी और उसी कंसेप्ट को वो यहाँ पर लेकर आए, तो यहाँ पर भी उन्हें सफलता मिली। इसके बाद गांधी भारत के अंदर ना कहीं गांधी जी से रिलेटेड लोग, गांधी जी से इंस्पायर होने लगे लोग, गांधी जी का समर्थन करने लगे। तभी भारत के अंदर एक एक्ट अंग्रेज लोग लेकर आए, रोल्ट एक्ट। तो आगे हम रोल्ट एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि रोल्ट एक्ट क्या है, उसमें गांधी जी ने क्या रोल प्ले किया था। अभी कुछ अगर आपको डाटा नोट करना है तो आप इस डाटा को नोट कर सकते हैं।